सोचिए जरा, एक कंपनी जो बनी तो थी मसाले और कपड़े बेचने के लिए, लेकिन देखते ही देखते उसने एक पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। यकीन करना मुश्किल है पर सच है। चलिए आज हम इसी सफर को समझते हैं कि कैसे कुछ व्यापारी एक के बाद एक कागज पर दस्तखत करते करते शासक बन बैठे। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक कंपनी, एक कॉर्पोरेशन आखिरकार एक विजेता कैसे बन सकती है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये कहानी है ताकत की, बड़ी बड़ी चाहतों की और उन धुंधली लकीरों की जो व्यापार और सत्ता को अलग करती हैं। तो आइए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। कहानी की शुरुआत होती है कागज के एक मामूली से टुकड़े से। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली कागज नहीं था। ये था एक रॉयल चार्टर जिस पर खुद रानी की मोहर थी। और इसी चार्टर ने एक ऐसी कंपनी को हरी झंडी दिखाई जो आगे चलकर इतिहास का रुख ही बदलने वाली थी। जरा साल 1600 की उस आखिरी शाम के बारे में सोचिए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक दस्तावेज पर मोहर लगाती हैं। मकसद बिल्कुल साफ था, पूरब के देशों के साथ व्यापार करना। मतलब काली मिर्च, लौंग, मसाले, कपड़े, बस यही सब। उस वक्त तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक साम्राज्य का बीज बोया जा रहा है। तो शुरुआत में सब कुछ एकदम बिजनेस जैसा था। इस चार्टर ने कंपनी को दी एक मोनोपोली, मतलब पूरब के साथ व्यापार करने का लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था। और हाँ, वो अपने कर्मचारियों के लिए नियम बना सकते थे, अपनी फैक्ट्रियों में अनुशासन रख सकते थे। लेकिन शासन, हुकूमत, अरे ये शब्द तो उस समय दूर दूर तक किसी के ख्याल में भी नहीं थे। लेकिन देखिए, व्यापार कभी सिर्फ व्यापार नहीं रहता, है ना। बहुत जल्द कंपनी की भूख बढ़ने लगी। वो और ज्यादा ताकत चाहती थी। और बस यहीं से वो लकीरें धुंधली होनी शुरू हो गईं और एक ट्रेडिंग कंपनी कुछ और बनने की राह पर चल पड़ी। और ये बदलाव आया किंग्स कमीशन के जरिए। अब इसे ऐसे समझिए कि अचानक से कंपनी के अधिकारी सिर्फ मैनेजर नहीं रहे, उन्हें राजा के नाम पर न्याय करने का हक मिल गया था। मतलब अगर कंपनी के किसी कर्मचारी ने कोई बड़ा जुर्म किया तो सजा कंपनी ही देगी। तो फिर एक व्यापारी और एक सरकारी अफसर में फर्क क्या रह गया? वो फर्क लगभग मिट चुका था। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब कंपनी का काम सिर्फ बही खाते और जहाज़ों का हिसाब रखना नहीं था। अब वो कानून और व्यवस्था की बात भी करने लगी थी। कह सकते कि एक बिजनेस एंटिटी से सरकार जैसी ताकत बनने का ये उसका पहला बड़ा कदम था। और फिर आता है साल 1661। ये वो साल था जिसने खेल के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। एक नया चार्टर आया और इस बार कंपनी को ऐसी ताकतें मिली जिनके बारे में उसने शायद पहले सिर्फ सपने में ही सोचा होगा। जरा इस फर्क को देखिए। साल 1600 में बात सिर्फ व्यापार की थी, लेकिन 1661 आते आते बात सीधे सीधे सत्ता पर आ गई। अब कंपनी को जंग छेड़ने का हक था, शांति समझौते करने का हक था और अपनी अदालतों में किसी को मौत की सजा देने तक का हक था। ये अब कोई मामूली ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही थी, ये एक रियासत बनने की तैयारी कर रही थी। और देखिए, ये बात सब कुछ साफ कर देती है। 1661 का चार्टर सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट था। ये एक ऐसे साम्राज्य की कानूनी नींव थी जिसे एक कॉर्पोरेट बोर्डरूम में बैठकर तैयार किया जा रहा था। अच्छा, इंग्लैंड में बैठकर कानूनी हक हासिल कर लेना एक बात है, लेकिन हजारों मील दूर भारत की जमीन पर उन ताकतों का इस्तेमाल करना वो बिल्कुल दूसरी बात थी। तो सवाल यह है कि कंपनी ने इन अधिकारों को कागज से उतारकर हकीकत में कैसे बदला। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है गुजरात के शहर सूरत में। सूरत कंपनी के लिए एक तरह की लैब बन गया, जहां उसने सीखा कि कागज पर मिली ताकतों को जमीन पर असली कंट्रोल में कैसे बदला जाता है। सूरत की फैक्ट्री सिर्फ कुछ इमारतें नहीं थीं, नहीं, वो भारत में कंपनी का धड़कता हुआ दिल थी। एक ऐसा हलचल वाला बंदरगाह जहां मुगल साम्राज्य की दौलत पूरी दुनिया से मिलती थी। ये भारत में कंपनी का पहला पक्का ठिकाना था और ये उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। सूरत में ही कंपनी ने अपना सबसे बड़ा सबक सीखा कि सिर्फ सामान खरीदना बेचना काफी नहीं है। अगर यहाँ टिकना है और तरक्की करनी है तो उन्हें यहाँ के राजा महाराजाओं से, यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के सत्ता के खेल से जुड़ना ही पड़ेगा। ये उनकी, कह सकते हैं, असली दुनिया में पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी। तो अब जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, पहले वो चार्टर, फिर किंग्स कमीशन और फिर सूरत का तजुर्बा, तो हमें साफ साफ देखने लगता है कि कैसे एक साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। एक बीज के रूप में शुरू हुई जो व्यापार का अधिकार था। फिर उसमें से न्यायिक शक्ति की कौंपलें फूटी। फिर शासन और युद्ध करने की ताकत के साथ वो एक तना बना।
और आखिरकार सूरत की जमीन पर उसने अपनी जड़ें जमा ली। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि ब्रिटिश राज की नींव किसी फौज के अचानक हमले से नहीं रखी गई थी, बल्कि इसे तो वकीलों और व्यापारियों ने धीरे धीरे एक एक चार्टर के सहारे बड़ी चालाकी से कानूनी तौर पर खड़ा किया था। और ये कहानी आज हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये दास्तां हमें याद दिलाती है कि कॉर्पोरेट ताकत और सरकार की ताकत के बीच की लकीर कितनी पतली हो सकती है। तो सवाल ये है कि आज के दौर में वो लकीर कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।